হয়েছে দেখ তো রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে है सर। ओके ओके ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ का क्लास है एंड इन दिस क्लास कंपनी सेक्रेटरीज क्या सीखते हैं जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ में वेराइटीज ऑफ जनरल लेवल लॉ जैसे कि हम लोग मतलब प्रीवियस वीक में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किए उसके बाद लॉ ऑफ टॉट पे डिस्कशन किए लॉ ऑफ टॉट का एक पूरा कंप्लीट क्लास मैं आप लोगों को शेयर भी किया अब उसको भी प्लीज एक बार गो थ्रू करना ओके रोशनी तथा सभी को बोल रहा हूँ अच्छा आज डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इट्स अ वेरी मॉडर्न लॉ तो मुझे लगा कि एक बार ये वाला लॉ डिस्कस कर देते हैं इट्स नॉट अ वेरी वीक लॉ बट आज के डेट में बहुत ही एक क्या बोलूं मतलब पर्पसफुल लॉ है मतलब टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ आईटी है ना जो भी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू से ही होता है अब जब हर काम टेक्नोलॉजी के थ्रू से तो फिर एक ऐसा लॉ जानना जरूरी है ना बात समझ में आ रहा है रोशनी तो था कि जब एवरीथिंग इज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू कंप्यूटर थ्रू ऐप थ्रू वेबसाइट सो आईटी एक्ट इज वेरी मतलब कनेक्टेड विद टुडेज वर्ल्ड यस और नो बोल है ना सर। है ना तो चल सर एक काम करते हैं एक समरी है और एक तुम लोगों का इंस्टीट्यूट का मैट है तो मैं एक काम करूंगा पूरा ओवरऑल पूरा लॉ को एक बार आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको क्या करना है इंस्टीट्यूट के मैट के साथ जो जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको एक बार जस्ट गो थ्रू करना है लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ देन इंस्टीट्यूट के मैट से अब जो भी डिटेल्स है आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ साथ आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर का जो भी फॉलो करते हो उससे भी क्वेश्चन आंसर करोगे ना आपके दिमाग में फटाफट घुस जाएगा कि क्या चल रहा है क्यों बोल रहे हैं लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईटी लॉ ठीक है आईटी एक्ट क्या है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था इसके पीछे बड़ा सिंपल बात है बिकॉज 2000 के बाद ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना बूम आया था है ना मतलब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी काम आज के डेट में होता है आज तो कोई भी चीज मैनुअली होता नहीं है मैनुअल काम होना बंद हो गया है स्पेशली मतलब जो मतलब वर्किंग लेवल जो है मतलब स्पेशली डेटा को मैनेज करने का जो एरिया है वो तो आजकल कौन खाता पेन में चीजें करते हैं हाँ बहुत सारे ये सब चीजें बंद हो गया है इवन आप लोगों का इंस्टीट्यूट वगैरह भी काफी सारा चीजें ऑनलाइन सेक्टर्स में एग्जाम भी ऐसी इसी तरह का सोच रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे इससे इंस्टीट्यूट को भी थोड़ा सुविधा हो जाएगा ऑलरेडी एंट्रेंस लेवल कर चुका है अब देखो कि धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव फाइनल प्रोफेशनल लेवल में या फिर सीए इंटर लेवल में सीएमए में भी ऑलरेडी फाउंडेशन कर चुका है सीएमए इंटर में भी आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबली एवरीथिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा आईटी एनेबल्ड हो जाएगा मतलब कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर का बात यहाँ पर नहीं करेंगे यहाँ पर मेन चर्चा होगा आईटी एक्ट पे ठीक है तो चलो मैं आपको शेयर करता हूँ और डिटेल्स में बात स्टार्ट करता हूँ अच्छा स्क्रीन शेयर है कि नहीं बताना मुझे थोड़ा है ना। स्क्रीन शेयर है ना चौथा है। को भी है ओके तो चलो सर अच्छा तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है अगर आप लोग अपने इंस्टीट्यूट के मैट में देखोगे एग्जीक्यूटिव लेवल में तो उसमें आपका सबसे लास्ट वाला लेशन इसके अंदर आ जाता है ठीक है लास्ट का लेशन हो या फर्स्ट का लेशन डजेंट मैटर सर आपको एक्ट जानना है दैट्स इंपॉर्टेंट सो ये जो एक्ट है दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये क्या है ठीक है इसके बारे में पूरा ओवरऑल चर्चा करेंगे ठीक है तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये एक बार फटाफट देख लेते हैं कि टू अंडरस्टैंड हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बिकम्स द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ठीक है मतलब ऑनलाइन के थ्रू से जो बिजनेस होता है चाहे आज के डेट में आप फ्लिपकार्ट देख लो अमेजन देख लो नाइका देख लो ठीक है जो भी मतलब कौन सी चीज इवन हम लोग जो क्लासेस भी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से या फिर जो जूम के थ्रू से जो भी मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज इवन आप ऑनलाइन में टैली के थ्रू से काम कर रहे हो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब खत्म नहीं है मतलब हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है ना बिग बास्केट से सामान ऑर्डर कर रहे हो कुछ भी बुकिंग मतलब मूवीज देख रहे हो यूट्यूब देख रहे हो एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हर जगह में है अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर साइबर क्राइम भी आ जाता है हेलो
जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है तो उसमें लोग कर लेता है ना सर, हैक कर लेता है दूसरे का सिस्टम, हैक कर लेता है। आप लोग सुने होंगे साइबर क्राइम के बारे में। क्या रे, हाँ ना, कुछ तो बोल, ये सुन नो। है सर, আছে কলকাতা পুলিশের ডিপার্টমেন্ট। एकदम, तो कोलकाता पुलिस में भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी होता है। तो एग्जैक्टली ये जो डिपार्टमेंट है वो एज पर लॉ चलेगा ना सर। ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, नॉट जस्ट इन कोलकाता, इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत केसेस चलता है। मैं आपको आज एक लिस्ट बताऊंगा रिसेंट ट्रेंड में साइबर क्राइम लेवल में क्या क्या मतलब मतलब केसेस हुआ है और उसका क्या जजमेंट निकला है। एकदम बहुत फेमस फेमस कुछ एरिया है, फेमस भी बोल सकते हो, इनफेमस भी बोल सकते हो, बट जो हुआ है रिसेंट ट्रेंड में आईटी एक्ट में, ये आप लोग जान लो सर। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस, ये बेसिकली ये जो आईटी एक्ट बिल्ड हुआ है ना सर, इसके पीछे यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा कारनामा है। यूनाइटेड नेशंस तो आप लोग जानते ही हो, जो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्रीज का एक कम्युनिटी है ना, वर्ल्ड एक क्लब बोल सकते हो, एक कम्युनिटी बोल सकते हो, जो दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज उसका मेंबर बनता है और पूरा दुनिया को एक एक क्या बोलूं सर, मतलब एक सस्टेनेबल वे में चलाने का एक वादा करता है कि सब कोई एक दूसरे का साथ रहेगा, है ना, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, बट फिर भी कोशिश करता है कि एक वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, दुनिया में जो भी खराब चीजें हैं उसको रोकने के लिए। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का पर्पस है। और भी काफी सारा पर्पस है, मैं अभी यूनाइटेड नेशंस पर नहीं जा रहा हूँ। बट ये जो आईटी एक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन, आईटी मतलब नॉट इन्फॉर्म मतलब इनकम टैक्स ईयर, दिस इज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो 2000 में इंडिया में बिल्ड हुआ, इसके पीछे जो कहानी है वो यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हो सर, ये एक फुल फॉर्म है इसका, यूएनसीआई टीआरएल मॉडल, ठीक है। अनसिस्ट्रल मॉडल या फिर यूनिस, हाँ वैसे ही बोल सकते हो आप, यूएनसीआई टीआरएल मॉडल। ये जो मॉडल है, ये मॉडल इसका एक्चुअली फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हो, यूएनसीआई टीआरएल, यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। लिख रहे हो क्या? मैं लिख देता हूँ एक बार बोर्ड में, रुको, बोर्ड ओपन करना भूल गया। ओहो, लिख लो सर, NCITRAL, ठीक है। मिशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है उसके बेसिस में इनका एक कमीशन बिठाया गया। तब से ये आईटी एक्ट को बनाने के लिए वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा असेंबली भी हुआ था, रिकमेंडेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस बाय ए रेजोल्यूशन डेटेड 30 जनवरी 1997 को, ठीक है। एंड हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, एंड हाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन व्हिच इज डन इलेक्ट्रॉनिकली और यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उसका लीगलिटी के बारे में बात करता है। Why it is important for the students to be thoroughly acclimated with this branch of law to know this practical significance. Basically इस लॉ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कितना है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा जो डिटेल्स है फ्रॉम इंट्रोडक्शन से लेके एकदम ऑफेंस तक, मैं एक काम करता हूँ आपको पूरा इंट्रोडक्शन से लेके ऑफेंस तक का एक पूरा समरी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आराम से कोई भी पॉइंट पढ़ो या क्वेश्चन आंसर करो, आप देखना कि आपको धीरे धीरे सभी पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले थोड़ा एकदम समरीटिकली कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सर ये रहा आईटी एक्ट का समरी, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, दिख रहा है कि नहीं, बताना सर। है सर। ओके, तो देखो सर क्या पॉइंट निकल के आता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 also known as ITA 2000 or the IT Act, ठीक है, it is an act of Indian Parliament number 21 of the 2000, ठीक है, नंबर 21 of the 2000 notified on 17th October 2000, ये नोटिफाई किया गया था. It is primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce. इतना देर से मैं यही वाला बात कर रहा था, तो ये समरी में यहाँ पर बोल के रखा है. Secondary and subordinate legislation to the IT Act includes, अच्छा इसके साथ कुछ सेकेंडरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस भी हैं, ठीक है, जो आईटी एक्ट के साथ आया है, जिसको हम लोग इस तरह से जान सकते हैं, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल 2011 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, मतलब इस साल भी आया है, जिसमें इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के बारे में भी रिसेंटली कुछ अपडेट हुआ है सर, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर आईटी एक्ट के साथ एक सबऑर्डिनेट एंड सेकेंडरी के हिसाब से आईटी एक्ट का ही पार्ट बनाया गया है. मतलब देखो डे बाय डे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेवल में काफी चेंजेस आ रहा है, तो क्योंकि डे बाय डे चेंजेस आता है तो उसके साथ साथ हर एक्ट को अमेंड होना पड़ता है, और आज के डेट में आईटी इतना ज्यादा मतलब डे टू डे अमेंडमेंट है इसका, मतलब एवरी डे जिस तरह का चेंजेस हो रहा है, तो ये एक्ट में मतलब दिस एक्ट इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, मतलब जस्ट इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऑलरेडी इसका यूज बहुत बढ़ चुका है, कुछ यूज आज आप लोगों को पता चल ही जाएगा, और बाकी आप लोग धीरे धीरे जितना समय बीतता जाएगा ना आपको समझ में आ जाएगा. इसको इसके अंदर हम लोग यहाँ पर कुछ समरी अमेंडमेंट देखेंगे, ऑफेंस देखेंगे, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया है कि आईटी एक्ट के हिसाब से जब आप लोग काम करोगे ना सर, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ऑफेंस करने से कि किस ऑफेंस में क्या सजा है, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, ठीक है, जो आईटी एक्ट में आपको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा. इसके अलावा यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट हुआ है और कुछ नोटेबल केसेस भी हुआ है, ठीक है, सेक्शन वाइज, वो भी आपको मैं बताऊंगा. कुछ केसेस का क्रिटिसिज्म भी है, आप चाहो तो क्रिटिसिज्म को धीरे धीरे पढ़ सकते हो. इसके अंदर कुछ फेमस क्रिटिसिज्म है, जैसे कि आपका वो जो मोबाइल बैन कर दिया था, चाइना वाला केसेस है, ठीक है, अरे चाइना का काफी सारा ऐप बैन कर दिया था, याद है सर, वो जब चाइना के साथ इंडिया का वार छेड़ने वाला सिचुएशन था, एक ऐसा एक सिचुएशन है. इसके अलावा एक केसेस है यहाँ पर आपका वो 2011 में ममता दीदी आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा खेल हुआ था. कोई प्रोफेसर था, उन्होंने मुकुल रॉय एंड ममता बनर्जी को लेके कुछ कार्टून वगैरह बनाया था, ओई देखो मुकुल सोनार केला, इस तरह का कुछ याद होगा आप लोगों को. हाँ सर, वो वैसा केस भी इसके अंदर आता है, ठीक है, मतलब वो भी साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ही पार्ट है, तभी जाके ये सब केसेस इतना मतलब इम्पोर्टेंट बना है. क्या सुने हो ना आप लोग वो 2011 वाला कांड जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर ने किया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो की नाम ছিল রে প্রফেসরটা, কথা আওয়াজ পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না? ওকে, রশনি সাউন্ড আসছে আমার? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো, তথার তো সাউন্ড আসার কথা, কি প্রবলেম হলো? अच्छा देखो, पॉइंट देखो सर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग डील करेंगे आज, ठीक है, तो चलो सर आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप और एक चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो रूल्स हैं, ये जो एक्ट है, ये बेसिकली द बिल वाज पास्ड इन द बजट सेशन ऑफ 2000 एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट के आर नारायणन, ठीक है, 2000 का टाइम का बात है, के आर नारायणन হ্যাঁ স্যার प्रेसिडेंट. শুনতে পাচ্ছি। 25, अच्छा अच्छा ঠিক আছে. on 9th June ওনার 2000 নাম में, অম্বিকেশ মহাপাত্র ছিল মনে হয়। হ্যাঁ মোস্ট প্রবাবলি, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, ওই কেসটাও আছে এখানে, আমি বলবো, ঠিক আছে, এই জন্যই বললাম, मतलब कुछ फेमस फेमस केसेस है जो आपको बड़ा कनेक्ट करेगा. तो बिल वाज फाइनलाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रमोद महाजन. उस टाइम पे जो मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी थे दैट इज प्रमोद महाजन मिनिस्टर थे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके टाइम पे ये हुआ था 2000 में, ठीक है, तो ड्यूरेशन इज प्रमोद महाजन का टाइम, पार्लियामेंट में हुआ था, एनेक्टेड हुआ था 9 जून 2000 में, असेंडेड हुआ था 9 जून 2000 में एंड साइन हुआ था 9 मई 2000 में, ठीक है. तो इस पूरा एक्ट का समरी देख लेते हैं. ओरिजिनल एक्ट जो है सर उसमें 94 सेक्शंस है, ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया 13 चैप्टर्स के अंदर एंड 4 शेड्यूल्स के अंदर, ठीक है, ये हर एक्ट का कुछ ना कुछ होता है.
द लॉ अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, पूरा भारत में ये रूल अप्लाई होता है। इफ ए क्राइम इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर और नेटवर्क लोकेटेड इन इंडिया, अगर किसी भी तरह का क्राइम इंडिया के अंदर होता है कंप्यूटर के थ्रू से या नेटवर्क के थ्रू से, ठीक है, पर्सन्स ऑफ अदर नेशनलिटीज, इवन अगर वो फॉरेन नेशनल्स भी हो जाए, ठीक है, कैन ऑल्सो इंडिकेटेड अंडर द लॉ, मतलब कोई फॉरेन नेशनल्स इंडिया के अंदर, ठीक है, पूरा किसी भी तरह का क्राइम कर रहा है जो इंडिया का पार्ट है, इंडिया का नेटवर्किंग का पार्ट है, कंप्यूटर का पार्ट है, तो फिर वो फॉरेन नेशनल्स भी अगर हो तो फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी क्रिमिनल का जो भी कार्रवाई है वो करवाया जाएगा, ठीक है, मतलब आप फॉरेनर हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, द एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग अ रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया सर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स आज की डेट में मतलब काफी फेमस है, जैसे आप जानते हो जो लोग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे कि रिटर्न फाइलिंग के केस में डिजिटल सिग्नेचर या डीएससी कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, मतलब ये डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है, डिजिटल सिग्नेचर्स किसी का भी फाइल को ऑथेंटिकेशन देता है, ठीक है, कि भाई ये इसका है, इस तरह का कॉन्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर है, मैं काफी डिटेल्स बाद में करता हूँ सर। तो ये जो एक्ट है सर, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ लीगली हो रहा है, सिंपल बात है, बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। इट आल्सो डिफाइन साइबर क्राइम्स एंड प्रेस्क्राइब पेनल्टीज फॉर देम, साइबर क्राइम को भी बताते हैं और साथ में कौन से गलती के कारण क्या पेनल्टी करेगा वो भी इसी लॉ के अंदर बताया जाता है। The act directed the formations of controller of certifying authorities to regulate the issuance of digital signatures. It also established a cyber appellate tribunal, एक लॉ एक कोड भी बनाया जिस कोड का नाम है साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है, जिस ट्राइब्यूनल पे पास जाके आप अपना जो केस है उसको रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट को मेंटेन करना, to resolve dispute rising from this new law. The act also amended various sections in the Indian Penal Code. अच्छा, इस आईटी एक्ट को जब बनाया गया था उसके साथ साथ ये भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबब्ली, जैसे कि इंडियन पेनल कोड का एक एरिया है जिसके ऊपर आप जानते हो कि पेनल कोड सजा सुनाते हैं, ठीक है, इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, मतलब आईटी एक्ट को बनाते वक्त मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो सिर्फ आईटी एक्ट के अंदर तो बताया गया है, बट कुछ और भी एक्ट है जिसमें एविडेंस एक्ट आ जाता है, पेनल कोड आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 आ जाता है, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 आ सकता है, इनके अंदर भी अमेंडमेंट लाया गया ड्यू टू मतलब कम इनटू द पिक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब क्योंकि आईटी आया है उसके साथ साथ ये सब एक्ट में भी अमेंडमेंट साथ में कर दिया गया, ठीक है, तो मतलब एक लॉ लाओ तो उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा और लॉ में भी कुछ इफेक्ट आ सकता है तो उसे भी लाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा सर। अब देखो सर अमेंडमेंट तो होता ही रहता है, जैसे अमेंडमेंट इस एक्ट में 2000 का एक्ट है, 2008 में हुआ था, ठीक है, फिर 2021 में रिसेंटली इस साल हुआ है। अमेंडमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ रीसेंट अमेंडमेंट अगर मैं 2 मिनट में बता दूं आपको, अ मेजर अमेंडमेंट वाज मेड इन 2008, इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A, ठीक है, व्हिच पेनलाइज्ड सेंडिंग ऑफेंसिंग, मतलब कुछ ऑफेंस का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा बिकॉज आईटी रूल्स में सबसे ज्यादा बात इसी पॉइंट में होता है कि भाई किस गलती में मतलब किसको गलती मानेंगे और उसका सजा क्या होगा, तो व्हाट इज द ऑफेंस एंड व्हाट इज देयर मतलब सोल्यूशन, या फिर क्या सजा सुना के पेनल्टी क्या लगाओगे, this kind of thing. So it introduced section 66A when penalized sending offensive messages, ठीक है, से ऑफेंसिव मैसेज किसी को अगर कोई सेंड करता है तो उसका जो सेक्शन है वो अमेंड हुआ था 2008 में। इट आल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 which gave authorities the power of interception of monitoring or decryption of any information through any computer source। अगर आप अनऑथराइज्डली किसी का भी डेटा अगर कोई एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करता है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सोर्स से, उसका क्या सजा होना चाहिए या फिर उसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके बारे में बात किया था। इसके साथ साथ एडिशनली इट इंट्रोड्यूस प्रोविजन एड्रेसिंग, अगर कोई देखो सर पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो पोर्नोग्राफी एड्रेसिंग करना, चाइल्ड पोर्न ये भी बहुत खतरनाक है, साइबर टेररिज्म, वॉयरिज्म भी एक तरह का पोर्नोग्राफी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, मतलब कुछ इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ पोर्नोग्राफी के बारे में, मतलब वॉयरिज्म के बारे में थोड़ा जानकारी रख लो सर, आप लोग काफी बड़े हो रहे हो कि क्या क्या होता है पोर्नोग्राफी, यू ऑल नो, चाइल्ड पोर्न आपको पता है, साइबर टेररिज्म यू नो,
वॉयरिज्म क्या होता है सर? इट्स अ सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द प्रैक्टिस वाचिंग अदर पीपल एंगेज इन इंटीमेट बिहेवियर समथिंग है, मतलब किसी का प्राइवेट कॉन्सेप्ट को अगर कोई मार्केट में छोड़ता है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस है सोसाइटी में, जो आज की डेट में इन मतलब ये कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क के थ्रू से जिस तरह से ये सब चीजें आजकल इतना वायरल हो जाता है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसके बारे में लॉ होना बहुत जरूरी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। क्या रे, समझ आ रहा है ना कि आईटी एक्ट किस लेवल तक जाता है और क्या क्या आज के डेट में प्रॉब्लम है जिसको वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं रोशनी? तो था, बताओ सर। হ্যাঁ দাদা, বলছি লই আছে খালি, কোনো কাজের কাজ হয় না। नहीं देख, लॉ तो नया है, अब धीरे धीरे काम होगा, ऐसा नहीं, ऑलरेडी कुछ हुआ है, मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि नहीं होता। एक्चुअली अभी भी ना इतना जानकारी नहीं है और इतना मतलब इसका प्रैक्टिस चालू नहीं हुआ। ऐसे नॉट जस्ट इन आईटी, ऐसे बाकी चीजों में भी तो कितना सारा लॉ बना हुआ है। क्या हर लॉ आप लोग देखते हो कि सोसाइटी में एकदम फटाफट ये हो जाता है? एक्चुअली देखो भाई, लॉ को बनाने वाले जो होते हैं ना, वो तो बनाते हैं, बट लॉ को पालन करने वाले, अगर पालन करने वाले गलत निकल जाए तो मुश्किल हो जाता है। देयर इज अ प्रॉब्लम सर। मतलब जिसके पास पावर है, अगर वही उसका मिसयूज करे ना, जैसे देखो ना टॉप लेवल में जिसके पास पावर, जैसे कि अगर मैं कॉमर्स लेवल में बताऊं आपको, कि जो भी अकाउंटिंग एंड बिजनेस लेवल में पावर सीए के हाथ में होता है, सीएस के हाथ में होता है, सीएमए के हाथ में होता है, अगर ये पावर का मिसयूज करता है तो फिर कौन मेंटेन करेगा? दैट इज अ बिग बिग पॉइंट, ठीक है। लॉयर्स अगर यही लॉ को तोड़े तो फिर कौन मेंटेन करेगा? आईएएस आईपीएस इनके हाथ में पूरा देश का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, ठीक है, आईआरएस, अगर यही लॉ को तोड़े तो फिर कौन मेंटेन करेगा? तो ये तो सर पब्लिक एथिक्स का बात हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड रोशनी कि लॉ है बट कोई मेंटेन क्यों नहीं करता? बिकॉज जो पालन करता है अगर वही हरण करता बन जाए तो फिर कौन मेंटेन करेगा बताओ? हाँ रोशनी, সেটাই। है ना? मतलब जो पढ़ा लिखा है, जिसने ये सब चीज पढ़ के गया है, उनको तो सब पता है कि किस प्रॉब्लम में क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन वो लोग तो ये सब जानने के बाद भी ये सब चीजों को क्या कर लेता है, एडजस्ट करता है, इसके थ्रू से ब्राइब खाता है। ब्राइब खा के मतलब एक इंसान का नॉर्मल सैलरी या फिर नॉर्मल इनकम होना चाहिए मंथली प्रॉपर वे में, अगर 70,000 80,000 हार्डली 1 लाख, वो 10 लाख कमाते हैं। कैसे? एक डॉक्टर, अब सिंपल वे में अगर एक डॉक्टर नॉर्मल प्रैक्टिस करेगा, वो हार्डली 1 लाख 1.5 लाख मंथली इनकम कर सकता है, लेकिन डॉक्टर उसके जगह 10 लाख 20 लाख करोड़ों कमा रहे हैं। हाउ हाउ कैन इट पॉसिबल? मतलब ये जो एक्स्ट्रा मनी का जो ग्रीडीनेस है ना, ये इंसान को खत्म कर रहा है। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं सर, इट्स सीरियसली इट्स मतलब वेरी वेरी बैड सिचुएशन। मैं तो इसके बारे में बात करूंगा तो खत्म नहीं होगा। ये जो ग्रीडीनेस है ना सोसाइटी का, कोई भी लॉ बना दो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल, फिर भी देखो कुछ बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आगे बताता हूँ। अच्छा, additionally it introduced provisions addressing pornography, child porn, cyber terrorism, voyeurism. Amendment was passed on 22nd December 2008 without any debate in लोक सभा। मतलब ये जो अमेंडमेंट आया था इसमें कोई डिबेट नहीं हुआ था लोकसभा में, कोई भी ऑपोजिशन कोई आवाज नहीं उठाया था, बिकॉज बहुत जेन्युइन पॉइंट था, सभी मतलब इसको एग्री किया था और पास किया था। नेक्स्ट डे इट वाज पास्ड बाय द राज्यसभा, इट वाज साइंड बाय द लॉ बाय प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। 5 फरवरी 2009 में ये लॉ एप्लीकेबल हो गया था। अब सर आपको मैं एक लिस्ट सुनाने जा रहा हूँ आईटी एक्ट का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड कोरेस्पॉन्डिंग पेनल्टीज, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, आप ध्यान से सुनना सर, ठीक है, आपको आईटी एक्ट का पूरा अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या रूल है। अभी भी देखो सर, इसका प्रैक्टिस बहुत बहुत बाकी है, इट्स अ वेरी न्यू लॉ, ठीक है, बहुत ही नया एक लॉ है। और आजकल आईटी का जो यूज है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अब जितना धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके थ्रू से क्राइम भी बढ़ेगा, इसका मिसयूज भी बढ़ेगा, और जितना मिसयूज बढ़ेगा उतना इस लॉ का यूज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मानो कि टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, सेक्शन 65 ये ऑफेंस का सेक्शन है, ठीक है। आईटी एक्ट के अंदर दीज आर दी सेक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। 65 से लेके 65 है, 65 से लेके ऑलमोस्ट 74 तक इसका ओवरऑल सेक्शन है सर, जिसके अंदर इसका ऑफेंस के बारे में बताया गया है। तो जिसमें आप देख सकते हो 65 टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, इसमें क्या सजा दे रहा है सर, पेनल्टी देखो कि इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड विद फाइन अप टू 2 लाख, ठीक है, 3 साल तक जेल अगर किसी का कंप्यूटर सोर्स डेटा डॉक्यूमेंट्स को अगर आप टेम्परिंग करते हो। टेम्परिंग समझते हो ना,
मतलब छेड़खानी, किसी के डेटा के साथ किसी भी तरह का छेड़खानी करते हो तो आपको 3 साल का जेल और 2 लाख का फाइन या फिर दोनों। सर किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेना, हैकिंग विथ कंप्यूटर सिस्टम, ये इलीगल हैकिंग है, ठीक है। एक होता है सर लीगल हैकिंग, लीगल हैकिंग समझते हो ना? अरे लीगल हैक एक होता है जिसको क्या बोलते हैं उसको, लीगल हैक तो नहीं बोलता, उसका एक बहुत ही सुंदर एक नाम है, एथिकल एथिकल हैकिंग बोलते हैं। सुने हो कि नहीं एथिकल हैकिंग के बारे में? है सर। है ना? है ना? मतलब जब मैटर नेशनल थ्रेट कहा जाए, ठीक है, जब मैटर किसी अच्छाई के लिए हो तो एथिकल हैकिंग है सर, जो जिस तरह का हैकिंग को गवर्नमेंट खुद प्रमोट करता है। मतलब ऐसे हैक करना खराब बात है, तुम किसी का भी सिस्टम हैक नहीं कर सकते, बट जब बात देश का हो, जब बात सच्चाई का हो, जब बात किसी को सही प्रूव करना हो, जब ऑनेस्टी के साथ हो, तो उस टाइम पे हैक करने में कोई बुराई नहीं है। बट गलत काम के लिए किसी का सिस्टम हैक करना, समथिंग लाइक दैट, ये बहुत बड़ा गलती है। इसमें आपको 3 साल का जेल और 5 लाख का फाइन दोनों हो सकता है, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। अच्छा, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, चोरी का कंप्यूटर यूज करना, ठीक है, इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन अप टू 1 लाख तक जा सकता है। यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, किसी उस दूसरे का पासवर्ड चोरी करना, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स और विथ फाइन अप टू 1 लाख, ठीक है। सर चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर यूज करके किसी को चीट करना, ठीक है, इसमें भी 3 साल का जेल एंड 1 लाख का पेनल्टी। पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर्स, ये बहुत पॉपुलर पॉइंट है ना सर? दिस पॉइंट इज वेरी पॉपुलर, दूसरे का प्राइवेट इमेज को पब्लिश कर देना। इवन इस प्रॉब्लम को लेके आपका फेसबुक में भी बहुत सारा चेंजेस आया है। आजकल फेसबुक में प्रोफाइल लॉक वगैरह हो जाता है, पहले ये सब नहीं होता था, है ना सर? क्या रे, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? मैं उतना यूज नहीं करता, बट फिर भी पूछ रहा हूँ, पहले नहीं होता था। तो ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स फेसबुक के ऊपर काफी सारा मतलब सवाल उठा है कि डेटा लीक कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं सच में हुआ है फेसबुक का, इसके कारण उसका शेयर मार्केट में भी, मतलब यूएस शेयर मार्केट में भी फेसबुक को बहुत प्रॉब्लम सुनना पड़ा, झेलना पड़ा। तो पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर्स, इट्स अ बिग इशू। इस पे भी 3 साल का जेल और 2 लाख का फाइन का सिस्टम रखा गया है लॉ के अंदर। 66F, ठीक है, सेक्शन थोड़ा याद रखिएगा, सेक्शन वगैरह थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत काम आते हैं एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी। एक्ट्स ऑफ साइबर टेररिज्म, इम्प्रिजनमेंट अप टू लाइफ। अगर आप साइबर टेररिज्म करते हो, किसी का डेटा, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट लेवल का डेटा हो, तो मतलब बहुत खतरनाक है। जैसे कि वो रॉ वगैरह होता है ना, इस तरह का बहुत खतरनाक चीजें हो ना, तो आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर आपको इम्प्रिजनमेंट करेगा। 67 पब्लिशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, ऑप्शन सिस्टम, मतलब जो भी ऑप्शन चीजें हैं, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 साल, साथ में 10 लाख का पेनल्टी। पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स, ये तो और खतरनाक है, 67A, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 इयर्स एंड 10 लाख का फाइन। पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न, बाप रे बाप, मतलब ये हद पार कर देता है। प्रेडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, ऑनलाइन में बच्चे लोगों के साथ खराब चीजें करना, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स with fine up to 10 lakh on first conviction, imprisonment up to 7 years and with fine up to कितना है सर, 10 लाख on second conviction। मतलब एक बार पहले 5 साल, उसके बाद 7 साल, 2 बार इसको सुनाया गया। फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, 67C, अगर ऑनलाइन में आपको डेटा मेंटेन करना चाहिए था बट आप मेंटेन नहीं किए, ठीक है, अगर आपको सारा का सारा डेटा, अकाउंटिंग डेटा हो या फिर किसी भी तरह का डेटा जो ऑनलाइन में मेंटेन करना, स्टॉक का डेटा, जो भी आप बिजनेस में जो भी चीजें करते हो, अगर आपको वो मेंटेन करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, तो इसने इन दैट केस आपको 3 साल का सजा और साथ में फाइन। अब फाइन ऑन दैट टाइम डिसाइड किया जाएगा कि क्या वैल्यूएशन का अकाउंटिंग चोरी कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब ऐसे इसका कोई देखो डेटा बोला नहीं कि भाई इस अमाउंट का मैं आपको फाइन लगाऊंगा, बेसिकली यहाँ पर वो देखा जाएगा कि कितना वैल्यूएबल डेटा आप मेंटेन ना करके धोखा देना चाहते हो, है ना, रिकॉर्ड को मतलब छुपाना चाहते हो, तो वो ऑन दैट टाइम डिसाइड किया जाएगा। इसलिए फाइन के बारे में एज सच कोई प्रॉपर लाइन, मतलब प्रॉपर, मतलब पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया गया। 68, ठीक है, 68 के बारे में क्या बताऊं सर?
फेलियर और रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स मतलब ऑनलाइन में कोई ऑर्डर वगैरह आता है ना, तो उसको आपको प्रॉपरली, जैसे मानो फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं, तो वो ऑर्डर को क्या करेगा, कंप्लाई करेगा, है ना। तो अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस कर रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉड साइट बना देते हैं, तो खराब बात है ना ये सब चीजें। तो इन दैट केस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 साल और साथ में 1 लाख का फाइन का रूल्स बनाया गया। फेलियर टू रिफ्यूजल डिक्रिप्ट डेटा, ठीक है, अगर आप डेटा को, जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है उसको डिक्रिप्ट करते हो, ठीक है, तो इस तरह का मतलब डिक्रिप्ट करना का मतलब क्या होता है, इंक्रिप्शन मतलब डेटा को, मतलब डिक्रिप्ट करना मतलब सिक्योर करना, मतलब सिंपल बात है कि अगर आप किसी की डेटा को लेके डिक्रिप्शन या इंक्रिप्शन में, मतलब दूसरे का डेटा है जिसको आप छेड़खानी कर रहे हो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके, ठीक है, रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट और फेलियर टू डिक्रिप्ट, ठीक है, इस तरह का कुछ भी आप करते हो ना किसी का डेटा को लेके, तो इन दैट केस आपको 7 साल का जेल हो सकता है एंड पॉसिबल फाइन भी लगाया जा सकता है, डिपेंड करते हैं कि किस तरह का डेटा था वो, ठीक है। साथ में देखो सर सेक्शन 70, securing access or attempting to secure access to a protected system, securing access और attempting to secure access to a protected system, एक protected system पे आप जबरदस्ती घुस के उसका एक्सेस करते हो, खराब बात है ना सर। इसमें 10 साल का जेल हो जाएगा एंड विद फाइन भी आ सकता है, खतरनाक सजा सुनाया गया। अच्छा, धोखाधड़ी, एक बता के दूसरा चीज दे रहे हो, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोग पढ़े हो, मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ऑनलाइन में या फिर इंटरनेट के थ्रू से या कंप्यूटर के थ्रू से 2 years का इम्प्रिजनमेंट साथ में 1 लाख तक का फाइन आपको सुनाया जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी सेक्शन 72, इम्प्रिजनमेंट 2 साल का एंड साथ में 1 लाख का फाइन। 72A, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसका डिटेल्स आप डिस्क्लोज करते हो ऑनलाइन में तो इन दैट केस आपको 3 साल का सजा और 5 लाख का फाइन भी दिखा जाता है। पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स, मतलब जो डीएससी वगैरह है ऑनलाइन में, जैसे आईटी फाइल वगैरह करने के टाइम पे, जीएसटी के टाइम पे आपको चाहिए होता है, ऐसे बहुत सारा जगह में डीएससी चाहिए होता है, ठीक है। तो जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, अगर फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज करके आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर जो भी जहां पर भी कुछ फाइलिंग का जरूरत पड़ रहा है, आप फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो, ठीक है, ऐसा करने से आपको 2 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख का फाइन का भी रूल्स बनाया गया। पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडुलेंट पर्पस, पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, मतलब कुछ ऐसा चीज पब्लिक कर रहे हो कि दूसरे को फ्रॉड करना ही आपका इंटेंशन है, ऑनलाइन में कुछ पब्लिकेशन किए हो बट जिसका मेन पर्पस ही है फ्रॉड करना, ठीक है, इन दैट केस अगर आपका मनसा फ्रॉड का है तो 2 साल का जेल खाने के लिए भी रेडी हो जाओ और साथ में 1 लाख का फाइन। ये था ऑफेंस का एरिया। हेलो सर, बोलो, रोशनी तो था, क्लियर हो रहा है या नहीं? फ्रॉम 65 टू 74 के अंदर आपको वेरियस ऑफेंस के ऊपर सजा सुनाया गया। बोल, क्लैरिटी आ रहा है आईटी एक्ट में? सेक्शन 66 के अंदर अब नोटेबल कुछ केसेस देख, जिसमें सेक्शन 66 एक नोटेबल केसेस है। तुम लोग बोल रहे थे ना कि रियल में यूज होता है क्या? यस, होता है। फरवरी 2001 में, मतलब एकदम स्टार्टिंग लॉ आने की जस्ट कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर, वन ऑफ द फर्स्ट केसेस, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था 2 men रनिंग ए वेब होस्टिंग कंपनी, ठीक है, 2 लड़का वेब होस्टिंग कंपनी चलाता था। द कंपनी हैड शट डाउन ए वेबसाइट ओवर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब उन्होंने क्या किया, वेब होस्टिंग समझते हो ना, जैसे कि किसी का भी वेबसाइट चलता है ना तो उसका कुछ होस्टिंग होता है, जैसे फेमस है गोडैडी वगैरह, ठीक है, होस्टिंग गोडैडी, होस्टगेटर, ठीक है, ये सब बहुत फेमस फेमस कंपनी है। तो ऐसा ही एक कंपनी था जो वेब होस्टिंग कंपनी था, कंपनी हैड शट डाउन ए वेबसाइट ओवर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, बट जो ओनर था उस साइट का had claimed that he had already paid the complaint to the police. Delhi police had charged the man for hacking under section 66 of the IT Act and breach of trust under section 408 of the Indian Penal Code. The 2 men had to spend 6 days in Tihar jail waiting for bail. मतलब उन्होंने पैसा दिया था पर फिर भी वो लोग जानबूझ के उसका जो वेबसाइट है उसको कैंसिल करके हैक करके छोड़ दिया था, ठीक है। मतलब आपके पास किसी का डेटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी करोगे, हाँ। तो सेक्शन 408 ऑफ द पेनल कोड के अंदर इसको सजा सुनाया गया था, जिसमें उसको 6 डेज का तिहाड़ जेल में सजा काटना पड़ा। लेकिन इसका जो मेन प्रॉब्लम था वो हैकिंग का प्रॉब्लम था, या फिर मतलब आपने जो डिलीवरी करने का वादा किया था ऑनलाइन में उसका आपने वादा नहीं किया, ठीक है। जैसे कि ये जो बिजनेस का बात कर रहा है ना, ये एक्चुअली
इट्स अ गोडैडी टाइप्स ऑफ बिजनेस। जानते हो ना सर आप लोग गोडैडी? अरे सुने तो होंगे गोडैडी के बारे में, धोनी ऐड भी देता है। इसके थ्रू से आप डोमेन खरीद सकते हो, मतलब .com.in, ठीक है, होस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग वर्डप्रेस होस्टिंग, आपका लिनक्स होस्टिंग, बहुत सारा होस्टिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता है, समझ में आ रहा है रे? मतलब ये गोडैडी का बात नहीं करो, गोडैडी तो जस्ट एग्जांपल है। ऐसा 2001 में हुआ था, 2001 में ऐसा एक केसेस हुआ था। बोल रोशनी, क्लियर हो रहा है? पता हो जाए तो बहुत। है सर। February 2017 का एक केस दे कि दिल्ली बेस्ड ई-कॉमर्स पोर्टल made a complaint with House Khas police station against some hackers from different cities, assuming them for IT act or theft, cheating, misappropriation, criminal conspiracy, criminal breach of trust, and cybercrime of hacking, snooping, and tampering with computer source documents and the website, and extending the threats of dire consequence to employees. As a result, for hackers were arrested by South Delhi police for डिजिटल शॉपलिफ्टिंग। मतलब ये केस हुआ था, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उसका कंप्लेन किया था कि डिफरेंट सिटी से उनको वेबसाइट में कुछ ना कुछ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उनका डेटा को हैक करने का कोशिश चल रहा है, ठीक है, टेम्परिंग करने का कोशिश चल रहा है, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे हैक करने का कोशिश चल रहा है। तो ऐसे ऐसे केसेस में अगर ये प्रूव हो जाता है ना कि कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, आईपी एड्रेस के थ्रू से ये पता चल जाता है सर। तो डिजिटल शॉपलिफ्टिंग के ऊपर बात करके साउथ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, 2017 का केस, ठीक है। सेक्शन 60 ए था, सेक्शन 66 के ऊपर बेस कुछ कहानी, ठीक है। सेक्शन 66 ए देखो, इन सितंबर 2012 फ्रीलांस कार्टूनिस्ट, ठीक है, असीम त्रिवेदी वाज अरेस्टेड अंडर सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट, section 2 of prevention of insult to national honor act 1971, and sedition under section 124 of the Indian penal code. Is cartoon depicting widespread corruption in India were considered offensive। मतलब उसका जो कार्टून था, वो कार्टून आप चाहो तो इसका डेटा असीम त्रिवेदी लिख के क्या प्रॉब्लम हुआ था आप जाके देख सकते हो, बट उनका जो कार्टून था वो एक ऑफेंसिव मैटर स्प्रेड कर रहा था, ऐसा कहा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसमें नेशनल ऑनर, जो जातीय सम्मान है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था 1971 एक्ट के हिसाब से, ठीक है, तभी जाके उनको इंडियन पेनल कोड 124 में अरेस्ट किया गया था। सिमिलरली ऑन अप्रैल 12, 2012, ठीक है, केमिस्ट्री प्रोफेसर, ये याद आ गया, चलो वेरी गुड सर, जो मैं बोल रहा था, जादवपुर यूनिवर्सिटी का केस, कोलकाता का केस है, वी ऑल नो, इवन सुने भी होंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी अंबिकेश महापात्रा, ठीक है, जो चौथा बता ही रहा था, was arrested for sharing a cartoon of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and then Railway Minister Mukul Roy, ठीक है, वही देखो मुकुल सोनार केल्ला, मुझे आज भी याद है सर। The email was sent from this email address of a housing society. Subrata Sengupta, the secretary of the housing society, was also arrested. They were charged under section 66A and B of the IT Act for defamation under section 500, for obscene gestures to a woman under section 509, ये चार्ज लगाया गया था, and abetting a crime under section 114 of the Indian Penal Code, ठीक है, तब जाके उनको अरेस्ट, मतलब किस आप चार्ज जो लगाओगे ना उसके पीछे ये सब चार्ज यूज किया गया था। On 30th October 2012, a Puducherry businessman Ravi Srinivasan was arrested under section 66A. He had sent tweet accusing Karthi Chandivaram, son of then finance minister P Chidambaram, of corruption, ठीक है। Karthi Chandivaram has complained to the police, ठीक है, similar kind of cases है। On 19 November 2012, a 21-year-old girl was arrested from Palghar for posting a message on Facebook criticizing the shutdown in Mumbai for the funeral of Bal Thackeray. Another 20-year-old girl was arrested for liking the post. They were initially charged under section 295A of the Indian Penal Code, hurting religious sentiments. And section 66A of the IT Act, latter section 295A, was replaced by section 505(2), promoting enmity between classes. A group of Shiv Sena workers vandalized a hospital run by the uncle of one of the girls. On 31st January 2013, local court dropped all charges against the girls. तो ये केस हुआ था, बाद में मतलब चार्ज हटा दिया गया था। ये सभी कहीं ना कहीं आईटी एक्ट रिलेटेड बातें हैं। On 18 March 2015, a teenage boy was arrested from Bareilly, Uttar Pradesh, for making a post on Facebook insulting politician Azam Khan. The post allegedly contained the hate speech of against community and was falsely attributed to Azam Khan by the boy.
मतलब बात समझ रहे हो ना सर? He was charged under section 66A of the IT Act and section 153 of promoting enmity between different religious, 504 intentional insult with intent to provoke breach of peace, and 505 public mischief of Indian Penal Code after section 66A was repealed on 24th March. The state government said that they would continue the prosecution under the remaining charges. ठीक है, तो ये सब खेल हुआ है सर. सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट देखो, on 29 June 2020, recent घटना है, Indian government banned 59 Chinese mobile apps, most notably TikTok, है ना, one of the famous, बहुत ही famous, not just one of the famous, बहुत famous, supported by section 69A and citing national security issue. कहा जा रहा है कि ये सब टिकटॉक के थ्रू से जो इंडिया के अंदर जो भी डेटा है वो चाइना के पास पहुंच जा रहा है, बिकॉज इंडिया में टिकटॉक यूजर्स बहुत है. और 24 नवंबर 2020, और क्योंकि चाइना उस टाइम पे इंडिया के साथ एक लड़ाई करने का अभी भी है सिचुएशन, बट अभी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल दिख रहा है. वी डोंट नो एग्जैक्ट सिचुएशन कैसा है, बट थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है. On 24 November 2020, another 43 Chinese mobile apps were banned, supported by the same reasoning. Most notably, उसमें Alibaba का जो Ali Express है, वो वाला साइट को भी बैन किया गया था. Alibaba ग्रुप जो जैक मा का है, उनका Ali Express का साइट भी इंडिया में बैन किया गया था. ये सेक्शन 69A ऑफ मतलब आईटी एक्ट के हिसाब से करा गया था. ठीक है, मतलब आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए आपके देश में प्रॉपर लॉ होना चाहिए. इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था. ठीक है, 66A के ऊपर. ठीक है, 66A के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि भाई जो, जैसे आपको मैं अभी बताया ना, 66A ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अम्बिकेश महापात्र का केस था, ठीक है, या फिर अचिन त्रिवेदी का केस था, ठीक है, चिदम्बरम का बच्चा का जो केस था, इसके ऊपर बहुत सारा पॉइंट में बाद में फ्री स्पीच, मतलब सेक्शन 66A रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच फ्रॉम इट्स एस्टैब्लिशमेंट एज एन अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल एक्ट 2008, सेक्शन 66A अट्रैक्टेड कंट्रोवर्सी ओवर इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर. ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ मतलब अधिकार देता है सर, हमारा फ्रीडम देता है कि भाई हम बात कर सकते हैं. तो सेक्शन 66 का ऑफेंस क्या है? पब्लिशिंग ऑफेंसिव, फॉल्स और थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन था, एनी पर्सन हु सेंड्स बाय एनी मींस of a computer resource any information that is grossly offensive or has a menacing character, or any information which he knows to be false but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine. ठीक है, इसके ऊपर कितना सारा केस हुआ है आप समझ सकते हो. दिसंबर 2012 में पी राजीव, और राज्यसभा मेंबर फ्रॉम केरला, ट्राइड टू पास रेजोल्यूशन seeking to amend section 66A. He was supported by D. Bandyopadhyay, Gyan Prakash Pilani, बसवराज पाटिल सेदम एंड नरेंद्र कुमार काश्यप. ये सब रियल केसेस है जिसको यहाँ पर लिया गया है. रामचंद्र खुंतिया एंड वैष्णव चरण परिदा. P. Raji pointed that cartoons and editorials allowed in traditional media were being censored in new media. He also said that fairly debated before being passed in December 2008. इस तरह का मतलब ये सब डेटा थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो कि किस तरह से ये सब चीजों पे हुआ है. नवंबर 2012 में आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर एंड हिज वाइफ सोशल एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर फाइल्ड ए पिटीशन इन लखनऊ बेंच ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लेमिंग दैट सेक्शन 66A वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड इन आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. आप लोग जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना. दे सेड दैट द सेक्शन वाज वॉग एंड फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड. Also in November 2012, Delhi-based law student Shreya Singhal filed a public interest litigation, PIL file किया था Supreme Court of India में. She argued that section 66A was vaguely phrased as a result in violated article 14, 19, subsection 1, clause A and article 21 of the Constitution. The PIL was accepted on 29 November 2012. Similarly, in August 2014, Supreme Court asked the central government to repose to petition filed by the Internet and Mobile Association of India, which claimed that the IT Act gave the government power to arbitrarily remove user-generated content. ठीक है, तो ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है सर. आईटी देखो सर, कोई भी एक्ट आता है तो उसको लेके कुछ ना कुछ मिस यूज, सही यूज चलता रहता है. ठीक है, बाद में सर सुप्रीम कोर्ट ने on 24th March 2015, Supreme Court of India gave the verdict that Section 66A is unconstitutional in entirety. The court said that Section 66A of IT Act 2000 is arbitrarily, excessively, and
proportionately invades the right of speech provided under Article 19(1) of the Constitution of India, जो आप लोगों ने Constitution में देखा, but the court turned down a plea, strike down section 69A and 79 of the Act, which deal with the procedure and safeguards of blocking certain websites. ठीक है, जो 69A और 79 के हिसाब से उनको सेफगार्ड किया गया, बट 66A को बेसिकली मतलब कैंसिल करने के बारे में काम किया. ठीक है, स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रूल, सेक्शन 69 एंड मैंडेटरी डिक्रिप्शन. ठीक है, इसके ऊपर भी काफी सारा केसेस बना है. सेक्शन 69A में बैनिंग ऑफ मोबाइल एप्स, जो आपको मैं अभी बोला, जिसमें मतलब नेशनल थ्रेट के ऊपर आपने देखा. ठीक है, इस तरह से काफी सारा पॉइंट यहाँ पर आया. लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पर बता रहा है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. मतलब जो एक बहुत ही वाइटल पॉइंट था आप लोग इस चैप्टर में. द इंडियन गवर्नमेंट क्लोजली कनेक्ट डेटा टू सिटीजन प्राइवेसी, and this is demonstrated when Shiv Shankar Singh states, each person must be able to exercise a substantial degree of control over that data as and its use. Data protection is legal safeguard to prevent misuse of information about individual person on a medium including computers. मतलब the importance of Information Technology Act, इस एक्ट का कितना जरूरत है. Indian government closely connect data to citizen privacy, and this is demonstrated when Shiv Shankar Singh states, each person must be able to exercise a substantial degree of control over that data and its use. Data protection is legal safeguard to prevent misuse of information about individual person on a medium including computers. ये IT एक्ट का इंपॉर्टेंस है सर. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, यहाँ पर आप फ्यूचर चेंजेस के ऊपर भी कुछ पॉइंट हुआ है जो 2015 में बात हुआ है. Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis revealed to the State Assembly that a new law was being framed to replace the repealed Section 66A. Fadnavis was replying to a query Shiv Sena leader Neelam Gore. Gore had said that repeal of the law would encourage online miscreants and asked whether the state government would frame a law to this regard. Fadnavis, जो महाराष्ट्र का CM था, you all know that the previous law had resulted in no convictions, so the law would be framed such that it would be strong and as a result convictions. On 13th April 2015, it announced that Ministry of Home Affairs would form a committee of officials from the Intelligence Bureau, Central Bureau of Investigation, मतलब CBI, National Investigation Agency, NIA, Delhi Police, and Ministry itself to produce a new legal framework. This step was reportedly taken after complaints from intelligence agencies that they were no longer able to counter online posts that involved national security matter or incite people to commit an offense, such an online recruitment for ISIS. Former Minister State with the Minister of Information Technology, Milind Deora, has supported a new unambiguous section to replace 66A. मतलब ये ऑनलाइन मैटर में अगर हर पॉइंट में दिमाग लगाया जाए, बिकॉज इट्स ओपन प्लेटफॉर्म, कोई कुछ भी बताता रहता है, तो इसको लेके अभी भी काफी सारा पॉइंट में डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्कशन चल रहा है सर. अब समय बताएगा कि कौन सा चीज रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, बट लॉ तो है सर. एक लॉ ऑलरेडी पिक्चर में आ चुका है. अब इसको लेके कुछ पॉइंट्स में डिस्कशन, कंट्रोवर्सी, चेंजेस, अमेंडमेंट चलेगा. तो सर क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को आईटी एक्ट के बारे में? तो था हेलो, तो था रोशनी, बोलो सर, क्या समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? है दादा. है सर. ठीक है, देख सर, अल्टीमेटली हम लोग ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, रिसेंट चेंजेस, रिसेंट अमेंडमेंट, क्या क्या हुआ है, क्या क्या मतलब प्रोविजंस है, ऑफेंस के ऊपर बेस करके क्या सजा सुनाया जाता है, इसका एक आइडिया तो आ ही गया. ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के मैथ से कुछ पॉइंट्स एक बार मैं आपको बताता हूँ. देखो सर, इंस्टीट्यूट का मैथ बड़ा इंटरेस्टिंगली कुछ चीजें डिटेल्स में बताते हैं. IT is a information technology is in a broad sense connotes that technology which is connected with information. क्या कहता है सर? Technology which connected with information. More particularly, it connotes that technology which has taken shape during the last 5 decades, है ना? Last 30-40 साल में जो हुआ है, और so involving electronics. The use of such technology for the storage, retrieval, disseminations, information has given rise to several legal, social and ethical problems. Yes, IT के कारण बहुत सारा social, legal, ethical problems create हुआ है. In this context, the word information is not to be taken as limited to news or informative material. मतलब just news या फिर कुछ informative material ही नहीं, rather it is also to be understood as encompassing
all matter that is intended to be recorded electronically. हर डेटा जो इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है, not just की न्यूज और informative material, whether it be correspondence, government documents, legal instruments, private exchange of news and views of any other matter which emanates from man and transferred into machine recorded data. और जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के जो असेंबली हुआ था उसमें इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए बहुत दिमाग लगाया गया था 97 में, एंड उसके बाद इंडिया में 2000 में इस एक्ट को लाया गया था, ठीक है। ये सब चीज मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। Information Technology Act 2000 was enacted to make in the main three kinds of provision as under. It provides legal recognition for transaction carried out by means of electronic data, है ना, ये one of the main reason है, जो भी लेन देन होता है, डेटा इंटरचेंज होता है उसके कारण, एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यूजुअली रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट के थ्रू से खरीदना, मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस हो रहा है उसको देखना, ठीक है। इट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज, जब आप गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू से कुछ डेटा फाइल करते हो, लाइक आईटी फाइल करना, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू से करते हो, एंड आल्सो विद द पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एटसेट्रा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इट अमेंड्स द इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को भी इन्होंने अमेंडमेंट किया। किसने? आईटी एक्ट ने। आई ऑल्सो डिस्कस प्रीवियसली। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर आएगा सर, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस टू व्हिच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे सर, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होंगे जहां पर आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अप्लाई नहीं होता है। नथिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। एक तालिका है सर, एक लिस्ट है, द डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल क्या क्या है एक बार जान लो सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यू ऑल नो सर, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब एनआई एक्ट 1881 इसमें लागू नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें चेक, बैंक का चेक, ठीक है, बिल्स ऑफ रिसीवेबल्स, इस तरह का प्रॉमिसरी नोट, ये सब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है उसमें ये वाला एक्ट एप्लीकेबल करता नहीं है, उसमें उसका अपना एक्ट ही अप्लाई होगा। पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? मतलब जैसे कोई अपना पावर किसी और पे ट्रांसफर करता है कुछ दिनों के लिए, या फिर जब मैं नहीं हूं तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है, इस तरह का। पावर ऑफ अटॉर्नी का जो एक्ट है 1882 वाला, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर ही रहता है, उसको आईटी एक्ट के साथ इंक्लूड नहीं किया गया। ट्रस्ट, ट्रस्ट डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, उसको भी इसके अंदर नहीं लिया गया। विल, इंडियन सक्सेशन एक्ट, विल करके जो पापा या फिर दादाजी अपने पापा को, पापा किसी के बेटे को, है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, जिसको हम लोग ऐसे बोलते थे सक्सेशन एक्ट, मतलब आपके बाद आप, मतलब आपके पापा के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, या फिर दादाजी से पापा को मिला है, तो ये इसको सक्सेशन एक्ट बोलते हैं। विल बना के जाता है ना सर, इंक्लूडिंग एनी अदर टेस्टामेंटरी डिपोजिशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ये जो विल है या फिर सक्सेशन एक्ट है उसको भी आईटी एक्ट के साथ जोड़ा नहीं किया। सेल और कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेयंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी, उसको भी आईटी एक्ट के साथ जोड़ा नहीं गया। ये एक फर्स्ट शेड्यूल है, डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन टू व्हिच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई, मतलब आईटी एक्ट ऐसे ऐसे चीजों पे, ऐसे ऐसे एक्ट के साथ अप्लाई नहीं करता है सर, ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा। कुछ बेसिक डेफिनेशंस एंड एक्सप्रेशंस आपको जरूरी है सर जानना। Section 2, subsection 1 of the Information Technology Act 2000 contains definitions of various expressions. Some of the definitions are important for understanding the detailed provision of the act. जैसे कि access, I hope you understand what is access. ठीक है, what with this grammatical variation and cognate expression means gaining entry into, मतलब किसी जगह में अपना, जैसे किसी का कंप्यूटर में एक्सेस पा जाना, किसी का पासवर्ड तोड़ के उसके कंप्यूटर का डिटेल्स निकाल लेना, ठीक है, काइंड ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेस पाना। Instructing or communicating with the logical, arithmetical or memory function resources of a computer, computer system or computer network, या तो सिस्टम के अंदर या तो नेटवर्क के अंदर। Addressee, addressee मतलब कौन है सर? Means a person who is intended by the originator to receive the electronic record but does not include any intermediary, उनको बोलते हैं addressee। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर बोला गया है आईटी एक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब ये आईटी एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको जानना चाहिए कि एक्सेस क्या होता है, एड्रेसी कौन होता है। अफिक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर with its grammatical variation and cognate expression means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record
मतलब जो रिकॉर्ड है उसको ऑथेंटिक करने के लिए एक प्रोग्रामिंग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर कुछ इस तरह का होता है सर, कोड के थ्रू से उसको प्रोटेक्ट करना। जानते हो क्या आप लोग डिजिटल सिग्नेचर के बारे में? अरे सुने तो होंगे, है सर। है ना? ये कुछ कंप्यूटर रिलेटेड पॉइंट है सर, मैं आपको समझाता हूँ। ये मानो कि एक फॉर्म है, ठीक है, इसको कैसे समझाऊं, ये कंप्यूटर का पॉइंट है बेसिकली, ये आईटी एप्लीकेशंस वगैरह में सिखाया जाता है। ये मानो सिग्नेचर है, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू से प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे मानो कि जो वेबसाइट वगैरह चलता है ना, इसका हर चीजों को ना कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू से चला जाता है, जो भी मतलब वेबसाइट यहाँ पर देख रहे हैं। सिमिलरली अगर किसी का कुछ सिग्नेचर्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू से, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जस्ट प्रोग्रामिंग सर, नथिंग मोर देन दैट। अब वो प्रोग्राम रन कराते हैं एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो उसके में क्या हो जाते हैं, वो एक ऑथेंटिक बन जाता है। तो ऑथेंटिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी में बोला गया। एपिलेट ट्राइब्यूनल में आपको पहले ही बोला, मींस द एपिलेट ट्राइब्यूनल रिफर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 48 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डी सबसेक्शन डी ए में बोला गया है, क्लॉज डी ए में। asymmetric crypto system, what is this asymmetric crypto system? Means a system of a secure key pair consisting of a private key, ठीक है, for creating a digital signature। ये प्राइवेट की वगैरह जो बोला जा रहा है ना सर, ये सभी कंप्यूटर रिलेटेड की है, ठीक है। प्राइवेट की के थ्रू से ये सब कंप्यूटर में होता है सर, जो मतलब कंप्यूटर साइंस या एप्लीकेशंस का यूज है कि प्राइवेट की के थ्रू से आप डिजिटल सिग्नेचर या पब्लिक की के थ्रू से डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हो या फिर उसको ऑथेंटिक बना सकते हो, तो उसको एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम बोलते हैं। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, ये क्या है? मींस अ स्टेटमेंट इशूड बाय अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द प्रैक्टिस दैट द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉयज इन इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मतलब हर कोई किसी को सर्टिफिकेट जनरेट करके नहीं दे सकता। जैसे एक सिंपल आपको मैं बताता हूँ, कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डीएससी वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, कंपनी का डीएससी। एक सिंपल बताते हैं, आप लोग ऑलरेडी कंपनी लॉ में बहुत बार मेरे से कंपनी लॉ के बारे में जब भी मैं बताता हूँ आप लोग सुनते हो। यहाँ पर आप जाओगे ना तो एमसीए के सर्विस में जाना, आप यहाँ पर डीएससी सर्विस देख रहे हो सर? अरे डीएससी सर्विस दिख रहा है दादा। ये देख, जैसे मैंने डीएससी सर्विस में किया, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्या होता है? Information Technology Act 2000 has provisions for use digital signature on the documents submitted in electronic form in order to ensure the security and authenticity of the documents filed electronically। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट किए हो वो कितना ऑथेंटिक है, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग किया हुआ सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट्स। As such, all filings done by companies or LLP under MCA 21 e-governance program are required to be filed using digital signature by the person authorized to sign the documents। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें होता है। तो जैसे मानो कि आप जब डीएससी करोगे, कहां से करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से करोगे, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज होता है, ठीक है, ये सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज जिनके पास गवर्नमेंट ने देके रखा, ये देखो, certifying authorities has been granted a license to issue digital signature certificate under section 24 of the IT Act 2000। one can procure class 2 or 3 certificate from any of the certifying authorities, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर्स, IDRBT सर्टिफाइंग अथॉरिटी, सेफ क्रिप्ट, देख रहे हो सर, सेफ स्क्रिप्ट, मुद्रा ट्रस्ट डिलीवर्स, कोड सॉल्यूशंस, CDAC, ऐसे NSDL, कैप्रिकॉन, ठीक है, आई डिजाइन, पेंटासाइन, बहुत सारा नाम है। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, अरे दिखाई दिया कि नहीं दिया, बोलो। है है सर। दादा। है ना? दीज आर सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट्स, या फिर सर्टिफिकेट का किससे लोगे, अथॉरिटी किसके पास है? हर किसी से थोड़ी, ठीक है। कम्युनिकेशन डिवाइस मीन सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, combination of both or any of the other devices used to communicate, send or transfer any text, video, audio or image, इस तरह का जो भी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच है, ठीक है। सेक्शन थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कंप्यूटर का मतलब क्या बोलता है? any electronic, magnetic, optical, other high speed data processing device or system which perform logical, arithmetic and memory function, ठीक है। Manipulation of electronic, magnetic or optical impulses and includes all input, output, processing, storage, computer software, communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network। Section 2 subsection 1 clause I में IT Act में कंप्यूटर के बारे में ये डेफिनेशन दिया गया है सर, तो मस्ट रीड सर। हाँ,
मस्ट रीड एंड मस्ट दिमाग में रखिएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी क्या बोला है सर, मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द वन और मोर कंप्यूटर्स, द यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइन एंड अदर कम्युनिकेशन मीडिया, टर्मिनल्स और एक कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, इनके थ्रू से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क जैसे होता है, यू ऑल नो, whether or not the interconnection is continuously maintained, section 2 subsection 1 clause J। ऐसे जो आप लोग बचपन में पढ़े हो ना, उसी को यहाँ पर बोला गया है, बस लॉ क्या किया, अपना सेक्शन जोड़ दिया। कंप्यूटर रिसोर्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अब ये सब चीजें क्या बताओ सर, ये पढ़ाने वाला चीज है नहीं, ये बस आप लोग बचपन में कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर का सब्जेक्ट बहुत बार पढ़े हो, जस्ट वंस गो थ्रू। साइबर कैफे के बारे में क्या बोला है, means any facility from where access to the internet is offered by any person in the ordinary course of business to the member of the public, section 1 subsection 1 clause NA इसके अंदर बोला गया है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्या बोला है, means protecting information, equipment, device, computer resource, communication device and information stored therein from unauthorized access, use, disclosure, disruptions, modification और destructions, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से किसी चीज को रोकना, दैट्स साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। आजकल बहुत पढ़ाई का चाल है सर साइबर सिक्योरिटी का, जो लोग मोटा मोटी कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ते हैं उनके पास अच्छा मौका होता है कि साइबर सिक्योरिटी लेके पढ़ाई करे, काफी अच्छा फ्यूचर है मार्केट में, जॉब सिनेरियो भी अच्छा है। डिजिटल सिग्नेचर आई ऑलरेडी शेयर विथ यू। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉनिकली कितना सारा फॉर्म आप लोग फिलअप करते हो, ठीक है। with reference to information means any information generated, sent, received, stored in media, magnetic, optical, computer memory, microfilm, computer generated microfiche or similar device, section 2 subsection 1 clause R में बोला है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी में बोला है, ठीक है, मतलब जिसमें इमेज, डेटा, ये सभी चीजें इसके अंदर आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की पेयर, ओरिजिनेटर, प्रिस्क्राइब, प्राइवेट की, ठीक है, पब्लिक की, ये सभी कंप्यूटर रिलेटेड पॉइंट है। सिक्योर सिस्टम, वेरीफाई, जस्ट एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मैं ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, एमसीए के थ्रू से भी बता दिया। अच्छा, बस अब क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिक जो भी होगा उसको क्या करना होगा, गवर्नेंस देना होगा, लीगल रिकॉग्निशन देना होगा। तो ये जो एक्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेइंग डाउन द वेयर इंफॉर्मेशन और एनी अदर मैटर देयर इज, जो भी है राइटिंग में है, टाइप रिटन है, प्रिंटेड है, ठीक है, जो भी है उसको सेटिस्फाई करना। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इंफॉर्मेशन हैज डिफाइंड इन सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच, ये सब के थ्रू से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को वो लोग कंट्रोल करेगा। मतलब सर आपको कंप्यूटर का आइडिया होना चाहिए और कंप्यूटर को कोई छेड़छाड़ ना करे, उसको देखना आईटी एक्ट का सबसे बड़ा काम है। मैंने आप लोगों को समरी नोट्स के अंदर सारा का सारा चीज एक बार ऑलरेडी अच्छे से बता दिया। आप लोगों को बस एक बार क्या करना है, इंस्टीट्यूट के नोट के मतलब मैट के साथ एक बार समरी नोट को देख के जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद भी अगर जैसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ऑलरेडी हम लोगों को बता चुके हैं कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो आईटी एक्ट को और थोड़ा मजबूत बनाने के लिए न्यू लेजिस्लेशन भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। बस और क्या बताऊं सर, बस यही तो है इलेक्ट्रॉनिक आईटी एक्ट 2000। क्या बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को इंस्टीट्यूट के मैट में जाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऑफेंस का पूरा डेटा आपको पढ़ा चुके हैं, 65 to 78 के अंदर बोला है, हम लोग 74 तक सारा डेटा पढ़ चुके हैं। तो जस्ट एक बार इंस्टीट्यूट के साइट में मतलब मैट में जाना है और जो मैं नोट्स है मैं आपको शेयर करता हूँ, आप उसमें जाना है, दोनों को एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, उस क्वेश्चंस को देखते हुए आपको क्या करना है, एक बार बस देख लेना है कि यहाँ से क्या क्या सवाल आया है, ठीक है। और जो भी सालों का क्वेश्चन है वहां से भी जाके एक बार आप देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन आपको आईटी एक्ट से मिला है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर लो। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा क्या? अगर आपको पता है कि आईटी एक्ट है क्या, क्या काम करता है, तो आप आराम से रिकॉल कर सकते हो, याद भी रख सकते हो, आपको बहुत ही सुविधा होगी। था बोल, क्लियर तो आईटी एक्ट है सर। ठीक है, नेक्स्ट दिन कुछ और एक्ट लेके आ जाएंगे सर, जैसे कि एविडेंस एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट, कोई भी एक्ट उठाएंगे और नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे आप लोगों से।
मैं देखता हूँ इस जूरिस्प्रूडेंस का एक कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी दे देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को फटाफट रिवाइज हो जाए। ठीक है, मैं बीच बीच में बता दूंगा। ओके, ठीक है सर, बोलो। है दादा। ओके, तो फिर आज इतना ही है। ओके फिर, राखची सर सर ओके टाटा टाटा। राखची दादा। ओके टाटा। टाटा।